आजकल आईपीएल के मैच चल रहे हैं, देखते हो आप लोग। मैच फिक्सिंग शब्द सुना है आपने? सुना है? जब बेईमानी से एम्पायर पर दबाव डालकर प्लेयर को खरीदकर कैप्टन को डराकर मैच जीता जाता है। क्रिकेट में उसको मैच फिक्सिंग कहा जाता है। हमारे सामने लोकसभा का चुनाव है। अंपायर किसने चुने? नरेंद्र मोदी ने। हमारी टीम में से मैच शुरू होने से पहले 2 खिलाड़ियों को अरेस्ट करके अंदर कर दिया। तो भाइयों और बहनों, ये जो चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो उनका 400 सीट का नारा है, ये बिना ईवीएम के, बिना मैच फिक्सिंग के, बिना सोशल मीडिया और प्रेस पर दबाव डालकर खरीदकर ये 180 पार नहीं होने जा रहा है, सब मिलाकर। और ये मैच फिक्सिंग क्यों हो रही है? भाई और बहनों, इसका सिर्फ एक लक्ष्य है कि हिंदुस्तान का संविधान, जिसने इस देश के गरीब लोगों को भविष्य दिया, सपने देखने का हक दिया, उस संविधान को हिंदुस्तान के गरीब जनता से के हाथ से छीनने के लिए यह मैच फिक्सिंग की जा रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस दिन यह संविधान खत्म हो गया, उस दिन यह हिंदुस्तान नहीं बचेगा। इसको पुलिस से, धमकी से नहीं चलाया जा सकता है। यह जो संविधान है, हिंदुस्तान की जनता की आवाज है, हिंदुस्तान के दिल की धड़कन है। इसको जिस दिन खत्म कर दिया गया, उस दिन यहां पे हिंदुस्तान नहीं बचेगा। अलग अलग स्टेट हो जाएंगे, हिंदुस्तान नहीं बचेगा। यही इनका लक्ष्य है। ये सोचते हैं कि संविधान के बिना धमकाकर, डराकर पुलिस, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ देश चलाया जा सकता है। ये सोचते हैं मीडिया के बिना देश चलाया जा सकता है। आप मीडिया को खरीद सकते हो, आप मीडिया को दबा सकते हो, आप मीडिया के रिपोर्टर्स का मुंह बंद कर सकते हो, मगर आप हिंदुस्तान की आवाज को नहीं दबा सकते हो। इस आवाज को कोई नहीं दबा सकता। दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो इस आवाज को दबा सकती है। ये दिल्ली की भीड़ बता रही है कि मोदी जी जिस तरह से आंधी की तरह आए थे, उसी तरह तूफान की तरह चले जाएंगे। पहला रैली हम लोगों ने पटना में किया, दूसरा बॉम्बे में किया, और तीसरा आज जो है दिल्ली में हो रहा है। और मैं बता दूं, देश के कोने कोने में जहां भी हम लोग जा रहे हैं, वहां जनता का साथ, आशीर्वाद मिल रहा है। आज हम सब लोग एकजुट हुए हैं देश के लोकतंत्र, देश के संविधान, देश के भाईचारा को बचाने के लिए। जिस हिसाब से देश में
बांटने का काम किया जा रहा है, भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, नफरत की राजनीति की जा रही है। इसलिए हम सब नेता आपकी लड़ाई के लिए हम सब लोग आए हैं और आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, और हम लोग सब लोग चाहते हैं कि इस लड़ाई में आपका साथ मिले, आपका आशीर्वाद मिले और आपका प्यार मिले। जो लोग नारा लगाते हैं अब की बार 400 पार, उनका मुंह है कुछ भी बोलेंगे, लेकिन एक बात तय है, जनता ही मालिक है, आप मालिक हैं, और आपको तय करना है कि देश के शासन में कौन बैठने का काम करेगा। आज यहां दिल्ली की जनता से पूछना चाहते हैं, वो लोग नारा लगा रहे हैं, टारगेट फिक्स कर रहे हैं अब की बार 400 पार। ऐसा लग रहा है कि पहले से ही ईवीएम सेटिंग हो चुका है। ये लोग फिर भी आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि आप लोग, ये लोग जो नारा लगा रहे हैं, क्या वो सच होगा या वो सत्ता से बेदखल करिएगा? हाथ उठा के बताइए, इनको सत्ता से बाहर करना है कि नहीं करना? आज हम सब लोग देख रहे हैं कि देश में अघोषित इमरजेंसी लागू हो चुकी है। देश में सत्ता में जो लोग बैठे हैं, तानाशाह रवैया अपनाने का काम कर रहे हैं, घमंडी हो गए हैं लोग। और आज हम लोग किसी को गाली देने नहीं आ रहे, लेकिन जो आंख से देख रहे हैं वो बताने आ रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं वो बताने आए हैं। सत्ता में लोग जो बैठे हैं, विपक्ष का धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है कि उनसे हम लोग सवाल करें। आज मेरा मानना है कि देश में सबसे बड़ा अगर दुश्मन है तो बेरोजगारी है, महंगाई है, गरीबी है। आज यहाँ लोग हैं, नौजवान हैं, नौजवानों से पूछना चाहते, बताओ कितने नौजवान यहाँ जो हैं मोदी जी ने नौकरी दिया? हाथ उठा के बताइए। कोई नहीं मिलेगा। मोदी जी ने कोई नौकरी नहीं दी, सब कुछ जो है प्राइवेटाइज कर दिया। और हम लोगों ने बिहार में जब कांग्रेस लेफ्ट इंडिया अलायंस की सरकार थी, 17 महीने में 5 लाख नौकरी हम लोगों ने देने का काम किया। आज किसान तबाह है, युवा परेशान है, लेकिन किसानों से मोदी जी को मिलने का समय नहीं है। मोदी जी मिलते तो प्रियंका चोपड़ा से मिलेंगे, किसानों से नहीं मिलेंगे। अक्षय कुमार को इंटरव्यू देते थे पिछले चुनाव में, इस बार बिल गेट्स को बुला करके इंटरव्यू देने का काम कर रहे हैं। लेकिन किसानों की समस्या कैसे हल होगी ये नहीं बता रहे। किसानों से उन्होंने पिछले चुनाव में वादा किया था कि उनका आय दुगुना करेंगे। आज किसानों पर मोदी जी ने तलवार चलाने का काम किया है, जो हमारे अन्नदाता हैं। इसलिए आप सब लोग, हम लोग जब आवाज उठाते हैं, तब मोदी जी और उनकी जो सेल है पार्टी की, उस पार्टी का सेल में कौन है? ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है। लालू जी को तो कई बार सताया गया, मेरे ऊपर मुकदमा किया गया, मेरी मां पर, मेरी बहनों पर, मेरे जीजाओं पर, मेरे पिता के जितने संबंधी थे सब पर केस मुकदमा किया। अभी बिहार चले जाइए, कई हमारे नेताओं पे छापेमारी चल रही है, कई जगह ईटी का रेड चल रहा है, आईटी का रेड चल रहा है, लेकिन हम लोग घबराने वाले लोग नहीं। आज देश में जिस हिसाब से हेमंत सोरेन जी को और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने का काम इन बीजेपी के लोगों ने किया है, तो उनको हम बता दें कि इनके गीदड़ भपकी से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं। और पिंजरे में तो शेर ही को कैद किया जाता है, सब लोग शेर हैं। आप लोगों ने ताकत दिया है, आपकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। कंस राज आप लोगों ने देखा होगा, जब जब कंस को किसी से तकलीफ होती थी, डर लगता था, तब जेल में लोगों को बंद कर दिया जाता था। लेकिन जेल जाने से यहाँ कोई डरने वाला नहीं है
कितने लोगों को जेल भेजोगे? लेकिन जब जनता जब जवाब देगी, जब वोट का चोट दीजिएगा, तो मोदी जी हाथ मलने का काम करेंगे, सत्ता से बेदखल हो जाएंगे। इसलिए ये अपनी ताकत को पहचानिएगा। सब लोग चुनाव के समय आप सब लोग पोल कीजिएगा, वोट दीजिएगा, लोगों को भी वोट दिलाने का काम कीजिएगा। बीजेपी के लोग झूठ बोलने वाले लोग हैं। ये लोग यूरिया को भी चीनी बना देते हैं, ये लोग गोबर को भी हलवा दे करके परोस देते हैं, ये लोग आंख फोड़ करके चश्मा दे देंगे और फिर बोलेंगे देखो हमने चश्मा दिया। ये झूठी पार्टी है, इसलिए इन पे विश्वास मत कीजिएगा। मोदी जी कहते हैं कि उनका गारंटी मजबूत गारंटी है, गारंटी की बात करते हैं। हम बोलते हैं मोदी जी की गारंटी वैसी ही गारंटी है जैसे चाइनीज माल होता है, 2-4 बार इस्तेमाल करोगे और वो गारंटी जो है खत्म हो जाता है, टूट जाता है, खराब हो जाता है। तो जब तक चुनाव है तब तक ही मोदी जी की गारंटी है, बाकी कुछ नहीं। 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ, 15-15 लाख रुपए का क्या हुआ, ये जवाब नहीं देने वाले, लेकिन हमेशा जो है प्रोपेगेंडा चलाने का काम करते हैं और लोगों को भटकाने का काम करते हैं। इसलिए आप सब लोगों को सावधान रहना पड़ेगा। इनके झूठ पे आप लोग विश्वास मत कीजिएगा। और हम सब लोगों ने आज तस्वीर देखा, आज तस्वीर क्या देखा कि आज महामहिम राष्ट्रपति जी आडवाणी जी को भारत रत्न देकर के सम्मानित कर रही थी। मोदी जी आडवाणी जी के बगल में बैठे हुए हैं, राष्ट्रपति खड़ा होकर के सम्मानित कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी खड़ा भी नहीं हुए राष्ट्रपति के सम्मान में, खड़ा भी नहीं हुए। इससे पहले भी हम लोगों ने तस्वीर देखी कि राष्ट्रपति पीछे पीछे चल रही है, मोदी जी आगे आगे चल रहे हैं। ये हम आप सब लोगों को बताना चाहते हैं कि इनका संविधान पे कोई विश्वास नहीं है। ये लोग नागपुरिया कानून को लागू करना चाहते हैं, आरएसएस के एजेंडे को लागू करना चाहते हैं। इसलिए ज्यादा कुछ ना कहते हुए एक आंकड़ा हम जरूर बताना चाहेंगे। देश में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने सर्वे किया है, उसमें आंकड़े हैं कि आज देश में बेरोजगारों में से 83% युवा है। पढ़े लिखे युवाओं में बेरोजगारी लगभग 65% है। ग्रामीण क्षेत्रों में सिर्फ 17.5% युवाओं के पास ही काम है। यानी भारत की आत्मा गांव में 82% युवा आज बेरोजगार हैं और मोदी जी इसके बारे में कोई काम नहीं किया। आप एक बार विश्वास कीजिएगा, अगर इंडिया सरकार की अलायंस की सरकार बनती है तो नौजवानों को हम लोग नौकरी देने का काम करेंगे, बेरोजगारी को दूर करेंगे। मैं इंडिया गठबंधन की ओर से आज 140 करोड़ लोगों भारतवासियों को 6 गारंटी देता हूं। पहली, पूरे देश में 24 घंटे बिजली का इंतजाम करेंगे, कहीं कोई पावर कट नहीं होगा। मंजूर है? दूसरा, पूरे देश के गरीबों की बिजली फ्री करेंगे, मंजूर है? तीसरी, हर गांव और हर मोहल्ले में शानदार सरकारी स्कूल बनाएंगे। अब गरीबों और अमीरों के बच्चों को अच्छी और एक समान शिक्षा मिलेगी, होना चाहिए। चौथा, हर गांव और मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। हर जिले में शानदार मल्टी स्पेशलिटी सरकारी अस्पताल बनाएंगे। देश के हर व्यक्ति के लिए शानदार और फ्री इलाज की व्यवस्था करेंगे, मंजूर है? पांचवी, किसानों को स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक
सही फसलों पर एमएसपी निर्धारित करके उनको फसलों के पूरे दाम दिलवाएंगे। मंजूर है? छठी, दिल्ली के लोगों ने 75 साल से अन्याय सहा है। देश के अन्य राज्यों की तरह अपेक्षा उनके अधिकार बहुत कम है। उनकी चुनी हुई सरकार पंगु है। ये अन्याय हम समाप्त करेंगे। दिल्ली वासियों को उनका हक दिलाएंगे। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाएंगे। मंजूर है? मैं आज ये ऐलान करने के लिए अपने सभी इंडिया गठबंधन के साथियों से माफी मांगता हूं, क्योंकि ये ऐलान करने के पहले मैंने उनसे उनकी अनुमति या सहमति नहीं ली। जेल में हूं, इसलिए सहमति लेना संभव नहीं था। उम्मीद करता हूं कि किसी को इस पर आपत्ति नहीं होगी। ये सभी 6 गारंटी हम 5 साल में पूरी करेंगे। इसका पैसा कहां से आएगा, इसकी पूरी प्लानिंग कर ली है। इंडिया गठबंधन की 5 सूत्री मांगे। आज हमारा मकसद क्या है? आज हमारा मकसद सिर्फ एक है कि हम सब आईन को बचाएं, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाएं। आज कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला है। आप देखें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी धमकियां दी जा रही हैं। ये हाल है हमारा। ये बात सुनिए, इंसान को इंसान से लड़ाया जा रहा है। मुसलमान अलग, हिंदू अलग, सिख अलग, ईसाई अलग। इस लड़ाई के खिलाफ हमने आवाज़ उठानी है। इस लड़ाई के खिलाफ आपने वोट देना है। और तभी वो सब नेता जो आज बंद कर दिए गए हैं, केजरीवाल जी और सोरेन जी और दूसरे संजय, इन सब में निकलेंगे जब आप इस आईन को पकड़ेंगे। और जब इलेक्शन का टाइम आएगा, आपको वोट देना होगा, आप उस बटन को दबाइएगा जो इस हुकूमत को हराएगा और आपकी हुकूमत लाएगा। बहुत लोगों ने बात की है, वक्त कम है, मैं सिर्फ ये कहूँगा, हम सब ने इकट्ठे होके, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, तमिलनाडु से हो, आसाम से हो, बंगाल से हो, कहीं से भी हो, हमें सब इकट्ठे चलना है। मुझे बहुत खुशी हुई जब महबूबा जी यहाँ तशरीफ़ लाई और उन्हें साफ कहा, इंडिया गठबंधन को हमने मजबूत करना है। उसमें हम सब आपके साथ हैं, रहेंगे जब तक ज़िंदगी है और दम है। हम लोग इस गठबंधन को छोड़ने वाले नहीं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।
ये रामलीला मैदान ऐतिहासिक मैदान है और आज जब हम लोग इकट्ठे यहां हुए हैं, जब हम आज सब मिलकर के एक साथ खड़े हुए हैं, तो इस मैदान से ये ऐलान होने जा रहा है कि हुक्मरान जो दिल्ली में बैठे हैं वो अब ज्यादा दिन रुकने वाले नहीं हैं। आज हम लोग दिल्ली में आए हैं, सुना है लोग दिल्ली वाले आज दिल्ली से बाहर गए हैं। ये समझ लेना हम सब लोग आने वाले हैं और दिल्ली से जो बाहर जा रहे हैं आज, वो हमेशा हमेशा के लिए बाहर जा रहे हैं। ये लोग जो नारा देते हैं 400 पार, ये लोग जो नारा दे रहे हैं 400 पार, अगर आपके 400 पार हो रहे थे तो आम आदमी पार्टी के नेता से आपको घबराहट किस बात की है? किस बात की घबराहट है? आपने अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया। और मैं तो उस उत्तर प्रदेश से आता हूं जिस उत्तर प्रदेश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया, उनका स्वागत किया। लेकिन याद रखें, उत्तर प्रदेश के लोग अगर स्वागत करते हैं तो समय आने पर धूमधाम से विदाई भी करते हैं। और जो आपने चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल भेजा है, न केवल भारत के लोग बल्कि दुनिया के लोग भारतीय जनता पार्टी पर थू थू कर रहे हैं। आपने चुने हुए लोगों को, मुख्यमंत्रियों को जेल भेज दिया। जिस लोकतंत्र में और जिस लोकतंत्र के लिए दुनिया में भारत का सम्मान होता था, आज वही दुनिया में भारत की अगर सबसे ज्यादा थू थू किसी ने कराई है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वो दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन इनके 10 साल का कार्यकाल आप देखोगे तो ये ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी है। केवल दुनिया की नहीं, ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी है। और जो लोग ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को आगे कर रहे हों, उन्हें सत्ता में रहने के लिए, सत्ता को बचाने के लिए अगर इन संस्थाओं को आगे कर रहे हैं तो ये 400 पार नहीं, 400 हारने जा रहे हैं। और जो देश के हालात हैं, किसी कोने से देख लीजिए आप, जो देश के हालात हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी हमारे गठबंधन के नेताओं के बारे में जो बातें रख रही है, आज तो देश जान गया है। ईडी, सीबीआई से डरा करके इन्होंने सबसे ज्यादा चंदा वसूलने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। ये जो वसूला गया है चंदा, इसको दबाने के लिए जो विपक्षी नेता हैं उन पर झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। इस बार चुनाव आने जा रहा है, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, इन्हें हराओ, इन्हें वापस भेजो, क्योंकि अगर देश बचाना है तो हमारे आपके वोट से बचेगा।
वोट से ही लोकतंत्र बचेगा, वोट से ही संविधान बचेगा, वोट से ही आरक्षण बचेगा और वोट से ही हमारे देश की आबादी के 90% लोग जो पीडीए हैं उनको बचाने का काम होगा। मुझे उम्मीद है कि आज जो रामलीला मैदान से संदेश जा रहा है ये देश के कोने कोने मर जाएगा और जब चुनाव शुरू हो गया है तो वोट पड़ेगा तो न केवल दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी साफ होगी बल्कि देश से भी भारतीय जनता पार्टी साफ होने जा रही। आज देश बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है। ऐसा हाल है न कोई वकील, न कोई दलील, न कोई कार्रवाई और सीधे जेल। और शायद कलयुग का अमृत काल इसी को कहते हैं कि आप बिना पूछे, बिना कोई कार्रवाई किए हुए लोगों में जेल में डालते हो। ये मैं उमर खालिद की बात नहीं कर रही हूँ जो पिछले 2 साल से जेल में है। मैं सिद्दीक कपन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं मोहम्मद जुबैर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपके चुने हुए नुमाइंदों की बात कर रही हूँ जिनको आप लोग वोट डाल के एमएलए बनाते हैं, लोकसभा मेंबर बनाते हैं, चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, मिनिस्टर बनाते हैं। कैसे उनपे करप्शन के चार्जेस लगा के बिना कोई वकालत के, बिना कोई कार्रवाई के जेल में डाला जाता है। हमारे लिए ये कोई अचंभे की बात नहीं है। हमने जम्मू कश्मीर में पिछले 5 साल से यही देखा है। हमारे हजारों की तादाद में नौजवान, मैं, फारूक साहब, उमर अब्दुल्ला साहब, पूर्व मुख्यमंत्री, तीनों को बंद कर दिया गया और देश को बताया गया कि हम देश हित में कर रहे हैं। जब आप संविधान का उल्लंघन करते हैं, जब आप कानून का उल्लंघन करते हैं, वो देशभक्ति नहीं देशद्रोही होता है। जो संविधान का उल्लंघन करेगा वो देशद्रोही है। आज जम्मू कश्मीर एक लेबोरेटरी बना है, वहां टेस्टिंग होती है, फिर आपके साथ वही होता है। केजरीवाल जी का क्या कसूर, हेमंत सोरेन जी का क्या कसूर? अगर वो बीजेपी में चले जाएंगे केजरीवाल, तो ये सारे मीडिया के लोग जो पिछले कई दिनों से करप्शन 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 केजरीवाल कहते हैं, तो ये कहना शुरू करेंगे कि केजरीवाल जैसा कट्टर ईमानदार कोई नहीं है। सिर्फ बात यह है कि केजरीवाल यहां से उठ के बीजेपी में चले जाएं। केजरीवाल का क्या कसूर? उन्होंने गरीबों के बच्चों के लिए स्कूल अच्छे अच्छे बनाए जहां से डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, टीचर निकलेंगे। उन्होंने लोगों को मुफ्त बिजली दी, मुफ्त पानी दिया, अस्पताल बनाए, बसेस की मुफ्त। मगर इनको तकलीफ है, इनको इस परिवार से तकलीफ है। ये जो परिवार आप देख रहे हैं, इनको परिवारवाद से तकलीफ नहीं है। अगर परिवारवाद से तकलीफ होती तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को नहीं लेते। अगर परिवारवाद से तकलीफ होती तो जतिन प्रसादा को नहीं लेते, मिलन देवरा को नहीं लेते, राजनाथ सिंह का बेटा पॉलिटिक्स में नहीं होता। इनको तकलीफ है एक, अगर आज भी आदित्य ठाकरे जी बीजेपी में चले जाते हैं तो फिर परिवारवाद नहीं है। इनको एक परिवार से सबसे ज्यादा तकलीफ है और वो परिवार जिसने इस देश के लिए जेल में गए, कुर्बानियां दी, इस देश को बनाया। गांधी नेहरू उस परिवार की बात करते हैं। अरे मैं कहती हूँ ऐसे और परिवार पैदा हुए होने चाहिए थे। आज देश जो हमारा चांद्रयान पे पहुंचा, चांद पे पहुंचा, शायद कहीं और पहुंच गया होता। इनका क्या काम है? इनका काम है, इन्होंने कहा, हम सवाल पूछते हैं, आपने कहा 2 करोड़ नौकरियां देंगे, नौकरियां नहीं दी, बल्कि यहाँ के नौजवानों के हाथों में लाठी दी, जबान पे नारा दिया, कभी देश का कभी धर्म का, बोला जाओ मारो, लिंच करो, शक्ल देखो, क्या खाता है, क्या पहनता है, दाढ़ी कितनी लंबी है। इन्होंने नौजवानों का अपराधीकरण किया, उनको दंगाई बनाया, कहा तुम दंगे करो
तुमको जेल नहीं भेजेंगे, मगर हमसे नौकरी का हिसाब मत मांगो, हमसे 2 करोड़ नौकरियों का हिसाब मत मांगो। इन्होंने भ्रष्टाचार का इल्जाम हम पे लगाया। अरे चंदा चोरी में जितना भ्रष्टाचार इन लोगों ने किया, पिछले 75 साल में हमारे मुल्क में इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ है। ईडी के जरिए वसूली की इन्होंने, इनकम टैक्स के लिए जरिए वसूली की, ये सबसे भ्रष्ट सरकार है। आज हम यहाँ पर इसलिए जमा नहीं है कि हमने केजरीवाल जी को, अपोजिशन को बचाना है, नहीं, आज हम संविधान को बचाने के लिए यहाँ है। उस संविधान को जिसने आपको वोट दिया है, उस वोट से जिससे आप अपनी सरकार चुनते हैं, अगर आज आप नहीं जागे तो आपके वोट की कोई कीमत नहीं हुई। ये पहली बार हो रहा है हिंदुस्तान में, इलेक्शन से पहले ही इलेक्शन को रिग किया जाता है अपोजिशन को जेल में डाल के। मेरी आखिर में आप सबसे गुजारिश है, हमारे इंडिया अलायंस के पास टीवी नहीं है, अखबार नहीं है, फेसबुक नहीं है, यूट्यूब नहीं है, इनके पास सब कुछ है, गोदी मोदी सारा मीडिया। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, हमारा मीडिया, हमारा अखबार, हमारा फेसबुक आप लोग हो, आप लोगों को जाके लोगों को समझाना पड़ेगा कि केजरीवाल जी हो, हेमंत सोरेन जी हो या कोई और हो, वो जेल में इसलिए है, वो संविधान को बचाना चाहते हैं, आपके वोट को बचाना चाहते हैं। बहुत बहुत के लोकतंत्र खतरे में है, देश का लोकतंत्र खतरे में है। इनको ये लगता है कि ऐसे हम चला लेंगे, डंडे से चला लेंगे। ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये 140 करोड़ लोगों का देश है। ये आजादी हमें शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मदन लाल ढींगरा, करतार सिंह सराबा, चंद्रशेखर आजाद जैसे हजारों योद्धाओं ने अपनी जवानी में गले में फांसी के रस्से लटका के ये आजादी हमें दी है। ये इनके किसी बाप दादे की जागीर नहीं है। क्या समझते हैं ये? इसको भी अंदर कर दो, इसको भी अंदर कर दो। जो अस्पताल बनाता उसको अंदर कर दो, जो स्कूल बनाता उसको अंदर कर दो, कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज कर दो, किसी के नेता फ्रीज कर दो। ऐसे जीत लोगे? हम वो पत्ते नहीं हैं, हम वो पत्ते नहीं हैं जो शाख से टूटकर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। समझते क्या है ये? अरविंद केजरीवाल को अंदर कर दो, हेमंत सोरेन को अंदर कर दो, इसके घर ईडी भेज दो, इसके घर इसकी एमपीशिप कैंसिल कर दो, इसका घर छीन लो। अरे मालिक तुम हो, इन घरों के मालिक तुम हो। इन घरों की मालिक 140 करोड़ जनता है। कोई पता नहीं किस घर में लोगों ने किसको पहुंचाना है। ये गलत फहमी में है। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। आज सुनीता जी, आज कल्पना जी बैठे हैं, सोनिया जी बैठे हैं। मैं नमस्कार करता हूं, नमन करता हूं कि इन्होंने इतने दुख झेले, इन्होंने क्या क्या नहीं देखा अपनी जिंदगी में, आंधियां तूफान झेले, लेकिन फिर भी इतने हौसले वाले बैठे हैं और आपके साथ है। आपका प्यार जो है सबसे बड़ी ऑक्सीजन आपका प्यार है। ये तालियां किसी को ऐसे नहीं मिलती। किसी को दिहाड़ी देके मोदी मोदी करवाना बहुत इजी है। जब कोई दिल से बोलता है ना, वो बात असर रखती है। जब दिल से बोलता है, ये देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, जैसे राहुल जी कह रहे हैं। ये देश को नफरत की आंधी में लेके गए हुए हैं। ये सीएए लेके आए। मैं पार्लियामेंट में था, मैं एमपी था तब। मैंने कहा जी मुझे बोलने का मौका दीजिए। कहते नहीं जी। मैंने कहा जी 30 सेकंड। कहते जी, मैंने कहा जी 30 सेकंड। कहते 30 सेकंड में क्या बोलोगे? नहीं। मैंने कहा जी 20 सेकंड। कहते 20? मैंने कहा हाँ। स्पीकर साहब कहने लगे आपका समय शुरू होता है अब।
तो मैंने 20 सेकंड में बोला, मैंने कहा लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। अरविंद केजरीवाल को तो गिरफ्तार कर लोगे, लेकिन उसकी सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे? जो लाखों अरविंद केजरीवाल देश में पैदा हो चुके हैं, उनको किस जेल में कैद करोगे? अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक सोच का नाम है। इंडिया गठजोड़ इकट्ठे हैं, सब इकट्ठे हैं। आज सभी के, मेरे ख्याल में कईयों के तो कैमरे भी कांपने लग गए होंगे, ये इकट्ठे कैसे बैठ गए? ये चाहते नहीं हम इकट्ठे बैठे, कभी ये इधर से कभी इधर से, कोई वाह। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं सबको कि आओ इकट्ठे हो जाएं और इन भ्रष्टाचारियों को कह दो, भगवंत मान ने बोला था, इन भ्रष्टाचारियों को कह दो कि जितने मर्जी इकट्ठे कर लो पैसे, हीरे, मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती, कोई पैसा साथ नहीं जाएगा। लूट लो देश को, कितना लूटना है। गरीबों की बद्दुआएं ना लो, गरीबों की बद्दुआएं ना लो। हर बात पे झूठ चल रहा है, हर बात पे जुमला चल रहा है, झूठ पे झूठ, जुमले पे जुमला। अभी जुमले बनाने वाली फैक्ट्रियां चल रही हैं, अभी आने वाले दिनों में आपके पास नए नए जुमले आएंगे, यकीन मत करना। मैंने तो पार्लियामेंट में बोल दिया था, मैंने कहा जी 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है। हर बात ही जुमला निकली। मोदी जी, अब तो ये भी शक है, क्या चाय बनानी आती है? मुझे लगता चाय भी नहीं बनानी आती होगी, जिस किस्म का झूठ चल रहा है। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके 2 नारे लगा दीजिए, इनकलाब, इनकलाब, भारत माता की, वंदे, बोले सोनिहाल। आज इस मंच से मैं भारत की 50% महिला आबादी एवं 9% आदिवासी समाज के आवाज के रूप में आप सभी के समक्ष खड़ी हूँ। आज अपनी बात कहने के पूर्व मैं बाबा तिलका माझी, बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू फूलो जानो, खंडा भील जैसे वीर वीरांगनाओं को नमन करती हूँ। हम आदिवासियों की कहानी लंबे संघर्षों एवं कुर्बानियों की कहानी है और हमें अपने महापुरुषों एवं वीरांगनाओं पर गर्व है, क्योंकि हमारे इतिहास, आदिवासी इतिहास शताब्दियों के प्रतिशोध, संघर्ष की आग से तपा हुआ, खून से लिखा हुआ इतिहास है, जिसे हमें सारे आदिवासियों पर गर्व है। आज इस मंच पर मंचासीन आदरणीय सभी माननीय गण को और खासकर हमारे साथी आम आदमी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता गण, खास करके सुनीता मैम जी को और यहाँ उमड़ा ये जन सैलाब, आप सभी को हुल जोहार है। आज ये उमड़ा ऐतिहासिक इस मैदान में सैलाब इस बात की गवाही दे रहा है कि लोकतंत्र को खत्म करने के लिए जिस तरीके से तानाशाह ताकतों ने अपना कदम बढ़ाया है, उसको अंत करने के लिए ये संकल्प सभा यहाँ पे आमंत्रित हुई है, जिसमें आप सभी जन भारत के हर एक देश, हर एक प्रांत से आए हुए हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई कि आपने हमारी ताकत को, इंडिया गठबंधन की ताकत को बढ़ाया है। आपके यहाँ उपस्थित होने से हम सब मंचासीन जितने पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के माननीय गण हैं, सभी को ताकत मिलती है, क्योंकि हमारी ताकत आप सब यहाँ भारत की 140 करोड़ की जनता है, जिनका बहुमत, जिनका हिम्मत, जिनका ताकत हम सभी को मिला है। आज
भारत में बाबा साहेब जी के संविधान के प्राप्त जितनी भी गारंटियां हैं उन सभी को एनडीए सरकार के द्वारा उसे नष्ट किया जा रहा है। इनकी गारंटियों की गारंटी कौन लेगा? जिन्होंने एक एक करके हमारे संवैधानिक संस्थाओं के संवैधानिक मूल्यों को तहस नहस किया है। जिस ढंग से आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है, जिस ढंग से आज महंगाई 7वें आसमान पर है, जिस ढंग से पूरे देश में नफरत की आग फैलाई जा रही है, जिस ढंग से हर एक जाति हर एक वर्ग के अधिकारों की रक्षा के लिए भी यहां कोई नहीं खड़ा हुआ है। क्या कोई भी इस देश में बड़ा नेता हो जाए वो सबसे बड़ा नहीं होता है। आज भारत की जनता सबसे बड़ी है। अगर कोई दल बहुत अपने आप को शक्तिशाली समझता है, लेकिन भारत की 140 करोड़ की जनता से ज्यादा शक्तिशाली और ताकतवर नहीं हो सकती है। आपकी एक उंगली, इस उंगली का इस्तेमाल करिएगा। आने वाले आगामी चुनावों में इस उंगली से हमें हमारे गठबंधन इंडिया गठबंधन के लोगों को मजबूती दीजिएगा, क्योंकि अगर आपको अपना देश बचाना है, आपको अपना लोकतंत्र बचाना है, आपको अपने अधिकार हक के लिए लड़ना है, तो आप लोगों को खास करके अपने इस वोट का चुनाव सही ढंग से करना होगा। आज 31 मार्च है। 2 महीने पहले इसी दिन 31 जनवरी को हेमंत जी को जेल में डाला गया। 2 महीने से जेल में है। अरविंद केजरीवाल जी पिछले 10 दिनों से जेल में है। आज तक आरोप साबित नहीं कर पाए हैं कि किस लिए इतने दिनों तक उन्हें रखा गया है। आप जनता जनार्दन है, आप वहां अदालत है, आपसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं हो सकता है। तो आप अपनी मजबूती को, अपने ताकत को आने वाले सब समय में दिखा देना है कि पीछे बैठी यहाँ इंडिया गठबंधन को इतना मजबूत कीजिएगा कि आमने सामने खड़ी तानाशाह ताकत को यहाँ से उखाड़ फेंकना है। और मेरा यही कहना है, ये भूमि, ये मैदान की मिट्टी राम जी की रामलीला की कहानी बताती है। हम सभी को ये याद रखना है कि श्री राम भगवान जी ने अपने युद्ध करते समय में भी नीति, नियमों और आदर्शों का पालन किया था। और जिस तरीके से उन्होंने शक्तिशाली होते हुए भी हमेशा धैर्य एवं सहनशीलता दिखाई है, और जिस तरीके से उन्होंने ज्ञानी होते हुए भी ज्ञान पाने की तत्परता दिखाई थी, और जिस तरीके से युद्ध में अपने प्रतिद्वंदियों को हरा करके भी उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा था, आज हमें सबको भगवान श्री राम जी के आदर्शों को सच्चे ढंग से समझने की जरूरत है। आने वाले दिनों में आप सभी का मजबूती, आप सभी का गठबंधन, आप सभी का आशीर्वाद हम सबको चाहिए। अंत में सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगी, झारखंड झुकेगा नहीं, इंडिया झुकेगा नहीं और इंडिया रुकेगा नहीं। मैं अपनी बातों को इस जोश के साथ ये कहना चाहूंगी, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जोहार। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री, इनके खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई भाजपा सरकार ने की, यह प्रजातंत्र पर और देश की संविधान पर एक जबरदस्त चोट है, हमला है। इस देश के प्रजातंत्र और संविधान को बचाना हो तो इनके खिलाफ जो राजनैतिक शक्तियाँ
आज भारतीय जनता पार्टी और उनके साथी तो दिखा रहे हैं। इस बारे में हम लोगों को सोचने का समय आ गया और सोचना हो। आज केजरीवाल पर हमला हुआ, उनको जेल में भेजा। इससे पहले झारखंड के मुख्यमंत्री को इसी तरह से भेजा और इससे पहले चाहे दिल्ली के हो, चाहे महाराष्ट्र के हो, चाहे पश्चिम बंगाल के हो, कई राजनीतिक नेता, चाहे एमएलए हो या पार्लियामेंट का सदस्य हो, उन्हें जेल में भेजने का काम ये सरकार ने किया। ये एक्शन संविधान पर हमला है। यह एक्शन प्रजातंत्र पर हमला है। और जब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान हमें दिया, इस पर हमला होता है, प्रजातंत्र पर हमला होता है, तो हर भारतीय की जिम्मेदारी है इसको बचाने के लिए मिलकर हम लोगों को कदम उठाना होगा। ये कदम कैसे उठाएंगे? मैं कुछ ज़्यादा बोलने के लिए खड़ा नहीं हूँ, मगर आज देश में इलेक्शन की प्रक्रिया शुरू हुई। इस इलेक्शन में जिस मतदाता केंद्र पर आप जाएंगे, वहाँ एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि आपका वोट भाजपा और उनका जो उनके साथीदार है, इनके खिलाफ दीजिए, उनको डिफीट करिए और देश के सामने आप गलत रास्ते पर जाते हो तो इस देश की जनता किस तरह से कदम उठाती है, इसका एक उदाहरण आप देख सकते हैं। वो दीजिए, इतना ही मैं कहता हूँ और आपसे इजाजत लेता हूँ। जय हिंद। ये बीजेपी खास करके ये एक पॉइजन के जैसा है। आरएसएस ये पॉइजन के जैसा है। अगर आप चाहते हैं चलो भाई इसको भी हम देख लेंगे थोड़ा चाट के, क्या बोलते हैं आपके इसमें मुझे मालूम नहीं, चाट के, तो चाट के अगर विष को देखेंगे तो भी मरेंगे, विष पिएंगे तो भी मरेंगे। तो वैसा चाट के एक बार देखने के लिए मत जाओ, और एक बार देखे हैं तो मोदी देश को खराब करता है। युवाओं को कोई नौकरी नहीं है, महंगाई बढ़ रही है। इसीलिए मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं, और इसमें तो मशहूर हमारे जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर गए शायद यहां से, ये वक्त नहीं, ये वक्त नहीं, एक मुकदमा है। ये वक्त नहीं, एक मुकदमा है। या तो गवाही दो या गूंगे हो जाओ, या गवाही दे दो या गूंगे हो जाओ, हमेशा हमेशा के लिए। ये उनका कहना है, या हमारे पास आओ गवाही दो या नहीं तो गूंगे हो जाओ। इसीलिए आज केजरीवाल जी को, आज हेमंत सोरेन जी को अंदर डाल दिया। क्या ऐसा गुनाह था भाई? अब बाद में भी कर सकते थे, उनको बुला के पूछताछ करने के बाद में सजा देते। इलेक्शन के वक्त नोटिफिकेशन हो रहा है, आप उनके ऊपर केस करके अंदर डालते हो। और हेमंत को भी उसी वक्त उसके ऊपर उनका यही कसूर था कि वो गठबंधन के साथ चलना चाहते थे। उनको बुलाया गया, पूछा गया, तब उन्होंने कहा मैं कांग्रेस के साथ रहूंगा, गठबंधन के साथ रहूंगा, मैं आप कितना भी मेरे ऊपर प्रेशर करो, मैं झुकने वाला नहीं है, ये हेमंत ने कहा था। तो इसलिए मोदी जी ने केस बनाया और उनको अंदर डाला। क्या यह लेवल प्लेइंग ग्राउंड है? क्या यह मैदान है? जैसा मैं
राहुल जी का क्रिकेट का जिक्र किए थे। साहब, क्रिकेट तो सब लोग ठीक ठाक मैदान बनाते हैं और पिच भी अच्छा करते हैं, तब लोग खेल पाते हैं। यहां तो मोदी सब तरफ खड्डा खोद के हमको क्रिकेट खेलो बोल रहा है, लेवल प्लेइंग ग्राउंड ही नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को इस बार हराना चाहिए। जब तक इनको हराएंगे नहीं, तब तक शांति से नहीं बैठना चाहिए।